मैं राजेंद्र कुमार सिंह, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय, कोटपुतली। आज हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में ब्रिटिश संसद के अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्थापन पर चर्चा करेंगे। प्रदत्त व्यवस्थापन का सिद्धांत ठीक है, परंतु मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि संसद इसकी सभी अवस्थाओं पर निगरानी रखे। हार्वर्ट मॉरिसन ने ये कथन कहा है। प्राचीन समय में जब सरकार का कार्यक्षेत्र अत्यंत सीमित था, तब प्रदत्त व्यवस्थापन जैसी कोई समस्या नहीं थी। विधानमंडलों में जनता के प्रतिनिधि कानून बनाते थे और विशेषज्ञ अधिकारी उनको लागू करते थे। इस प्रकार उन दिनों विधानमंडल और प्रशासन के अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट विभाजन था। लॉक मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिक शक्तियों के इस पृथक्करण को निरंकुशता के विरुद्ध आवश्यक संरक्षण समझते थे, किंतु वर्तमान में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच स्पष्ट विभाजन करना नितांत कठिन है। शासन के कार्य इस सीमा तक बढ़ गए हैं कि व्यवस्थापन के कार्य और उसकी जटिलता में अत्यधिक विस्तार हुआ है। फलत संसद के ऊपर व्यवस्थापन संबंधी इतना अधिक कार्यभार आ पड़ा है कि अब उसके पास न तो इतना समय है, न इतना दक्ष ज्ञान है कि वह उन विभिन्न प्रकार के विधेयकों पर विचार कर सके जो उनके सामने विचार के लिए आते हैं। फलत संसद केवल कानूनों का खाका बनाती तथा उन अस्थिपंजर कानूनों को रक्त मांस प्रदान करने का कार्य विभागों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इसे ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन से अभिप्राय है विधि निर्माण संसद का कार्य है, लेकिन आज संसद द्वारा जो कानून पारित होते हैं उनका स्वरूप अस्थिपंजर के समान होता है। इनमें नियमों की एक मोटी रूपरेखा होती है। संसद द्वारा निर्मित कानून के मोटे खाके को विभागीय जारी करके रक्त मांस प्रदान करना संबंध विभागों का कार्य है। इसी को प्रदत्त विधान कहते हैं। दूसरे शब्दों में उन आदेशों, नियमों तथा उपनियमों को जो संसद के किसी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए हो, प्रदत्त विधान की श्रेणी में आते हैं। फाइनर के अनुसार प्रदत्त व्यवस्थापन सार्वभौमिक है। समस्त व्यवस्थापिकाएं विभागों को कानून बनाने की शक्तियाँ हस्तांतरित कर रही है। इसे अनेक नामों से पुकारा गया, जैसे अधीनस्थ व्यवस्थापन, उप व्यवस्थापन, विभागीय व्यवस्थापन, प्रशासकीय व्यवस्थापन आदि। कमेटी ऑन मिनिस्टर्स पावर्स के अनुसार प्रदत्त व्यवस्थापन से तात्पर्य अधीनस्थ सत्ता जैसे मंत्री द्वारा संसद द्वारा प्रदत्त व्यवस्थापन कार्य संपादित करना अथवा मंत्रियों या विभागों द्वारा आदेशों और विनियमों के अंतर्गत पूरक कानूनों का निर्माण करना। संक्षेप में प्रदत्त व्यवस्थापन उन नियमों और विनियमों को कहते हैं जिनका प्रभाव कानून के समान होता है, जिन्हें संसद के दिए गए अधिकार के आधार पर प्रशासनिक विभाग जारी करते हैं। उनको विधिगत आदेश भी कहा जाता है। इसे कार्यपालिका द्वारा व्यवस्थापन भी कहते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन का विकास इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी से प्रदत्त व्यवस्थापन का विकास आरंभ हुआ है। जेनिंग्स के अनुसार जो समूहवाद के विकास के कारण सरकारी शक्ति बढ़ती जाती है, तो प्रदत्त कानूनों की संख्या बढ़ती जाती है। 1932 की मंत्रियों की शक्ति समिति के अनुसार चाहे अच्छा हो या बुरा हो, पर इसी परिपाटी का विकास अवश्यंभावी है। लॉर्ड हीवर्ड के अनुसार 18वीं शताब्दी से पूर्व भी इंग्लैंड में प्रदत्त व्यवस्थापन के उदाहरण मिलते हैं। जैसे जैसे हेनरी अष्टम धारा 1531 के द्वारा संविधि के उपबंधों को उस सीमा तक संशोधित करने का अधिकार भी देती है जहाँ तक वह उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक और शीघ्र समझे। इंग्लैंड में प्रदत्त व्यवस्थापन का श्रेष्ठ उदाहरण 1925 का रेटिंग तथा वैल्यूएशन एक्ट है, जिसके अनुसार मंत्री को न केवल आदेशों को जारी करने बल्कि ऐसे कार्यों को करने की शक्ति दी गई है जो उसे आवश्यक तथा उचित प्रतीत हो।
सन 1934 के बेरोजगारी बीमा अधिनियम के ने स्वास्थ्य मंत्रालय को शक्ति प्रदान कर दी कि वह परिषद सहित आदेशों के द्वारा तकावी में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सके। सन 1920 के संकटकालीन शक्ति अधिनियम ने सरकार को औद्योगिक झगड़ों के समय आवश्यक सेवाओं की रक्षा के लिए अनेक शक्तियाँ प्रदान की हैं। सरकारी विभागों द्वारा बनाए गए इन आदेशों व उपनियमों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। 1919 में संसद ने 60 अधिनियम पास किए। इन 60 अधिनियमों में से 20 अधिनियमों ने प्रशासनिक विभागों को व्यवस्थापन संबंधी अधिकार सौंप दिए। सन 1927 में संसद ने 43 संविधियाँ पास की है, किंतु इन 43 संविधियों के आधार पर विभागों ने 1349 आदेश जारी किए हैं। 1945 में संसदीय संविधियों के अधीन निकाले गए नियमों और विनियमों की संख्या बढ़कर 1706 हो गई है। 1954 में संख्या 1087 थी। इस प्रकार प्रदत्त व्यवस्था की पूर्ति लगातार बढ़ती जा रही है। आज तो संसदीय अधिनियमों की तुलना में इनकी संख्या बहुत अधिक है। प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण प्रदत्त व्यवस्थापन एक समाजवादी तथा जन कल्याणकारी राज्य में एक आवश्यकता है। इससे बचा नहीं जा सकता है। इसके निम्न कारण है। संसद के पास समय का अभाव। लोक कल्याणकारी राज्य को सर्वाधिक कानूनों का निर्माण करना पड़ता है। यद्यपि संसद ने अपने कार्य के समय में कार्य दिवस बढ़ाकर वृद्धि की है, फिर भी उसे व्यवस्थापन को हस्तांतरित करना ही पड़ता है। ब्रिटिश संसद 116 दिन तथा 904 घंटे के बजाय 161 दिन तथा 1320 घंटे कार्य करती है। तब भी वह समस्त कानूनों को विस्तृत रूप में नहीं बना पाती। अतः प्रदत्त व्यवस्थापन अपरिहार्य हो गया है। कानून की जटिलता का बढ़ना। आजकल कानून निर्माण एक कठिन समस्या है। विज्ञान की उन्नति, तकनीकी विकास तथा औद्योगिकीकरण के कारण कानून की जटिलता बहुत बढ़ रही है। संसद के पास इतनी योग्यता नहीं है कि वह कानून की जटिलताओं को भली भांति समझ सके। इसलिए आजकल संसद कानूनों की रूपरेखा पास करके संतुष्ट हो जाती है और मंत्रिमंडल पर विशेषज्ञों की सहायता से कानून के विस्तार करने का भार छोड़ देती है। नंबर 3, कानून का लचीलापन। संसद द्वारा निर्मित कानूनों को लचीलापन प्राप्त नहीं होता। बहुत से कानून ऐसे होते हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार कार्यान्वित होने चाहिए, अन्यथा वे व्यर्थ हो जाते हैं। यदि कार्यपालिका द्वारा कानून का निर्माण होगा तो उन्हें आवश्यकता अनुसार सरलता से बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढाला जा सकता है। संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए सरकार को कई बार तुरंत कानूनों की आवश्यकता होती है। कई बार सरकार के लिए तुरंत अधिवेशन बुलाना संभव नहीं होता, इसलिए पुराने किसी कानून में परिवर्तन करके अथवा किसी अन्य कानून की किसी आदेश, नियम, उपनियम द्वारा अनुपूर्ति करके उस स्थिति का सामना कर लेती है। यह प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा संभव है। सेसिल कार ने लिखा है, संकट काल में अस्तित्व की सुरक्षा के लिए व्यवस्थापन शक्ति को अधिक से अधिक प्रदत्त किया जाना चाहिए। इस संबंध में मंत्रियों की शक्ति समिति ने स्पष्ट लिखा है कि संसद व्यवस्थापन कार्य को हस्तांतरित नहीं करती तो उस स्तर पर कानून नहीं बना पाएगी जिस स्तर की आकांक्षा जनता करती है। प्रदत्त व्यवस्थापन के लाभ। प्रदत्त व्यवस्थापन एक सार्वभौमिक तथ्य है। ब्रिटेन में इसकी उपस्थिति का अनुमान इस उदाहरण से लगाया जा सकता है कि सन 1952 में संसद द्वारा निर्मित कानूनों ने संविधि पुस्तिका के 675 पृष्ठ थे, जबकि प्रदत्त व्यवस्था के अंतर्गत निर्मित नियमों ने 3980 पृष्ठ घेरे। प्रदत्त व्यवस्थापन के लाभ इस प्रकार है। इससे संसद का समय कम व्यय होता है। इससे कानूनों को लचीलापन प्राप्त होता है। इससे कानून निर्माण में विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त की जा सकती है। इससे संकट काल का सामना किया जा सकता है। इससे प्रभावित हितों से चर्चा की जा सकती है। इससे आवश्यकता परिस्थिति के अनुसार कानूनों में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रदत्त व्यवस्थापन की आलोचना। कई लोगों ने प्रदत्त व्यवस्थापन की कड़ी आलोचना की है। लॉर्ड इबर्ट ने, जो इंग्लैंड के प्रमुख न्यायाधीश थे, प्रदत्त व्यवस्थापन की निंदा करते हुए इसे द न्यू डेस्पोटिज्म कहकर पुकारा।
इसकी मुख्य दलील यह है कि प्रदत्त व्यवस्थापन संसद का नियंत्रण नहीं है, इसलिए इस प्रकार का व्यवस्थापन संसद की शक्ति के लिए चुनौती है। कार्यपालिका के हाथों में अत्यधिक शक्ति देना लोकतंत्र के लिए घातक है। निम्नांकित तर्कों के आधार पर प्रदत्त व्यवस्थापन की आलोचना की जा सकती है। इससे कार्यपालिका के हाथों में सत्ता केंद्रित हो जाती है। यह व्यवस्था शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिकूल है। कभी कभी महत्वपूर्ण विषय जैसे नीति निर्माण तक प्रदत्त कर दिए जाते हैं, यह एकदम अनुचित है। कभी कभी कर लगाने की शक्ति भी प्रदत्त कर दी जाती है, यह लोकतंत्र के प्रतिकूल है। कभी कभी प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण न्यायालयों की कानूनों की वैधता की जांच करने की शक्ति कम हो जाती है। इसकी आलोचना करते हुए मंत्रियों की शक्ति समिति ने लिखा है, इससे यह भी खतरा है कि सेवक मालिक बन सकता है। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी प्रदत्त व्यवस्थापन एक आवश्यक बुराई है। इस समिति के अनुसार प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रणाली उचित तथा वैधानिक कारणों से एक आवश्यकता है, किंतु इसे कुछ मर्यादा में रखा जाना चाहिए। प्रदत्त व्यवस्थापन के दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण। प्रदत्त व्यवस्थापन एक आवश्यक बुराई है, तो इसके दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था परम आवश्यक है। निम्नलिखित संरक्षण की व्यवस्था उचित प्रतीत होती है। प्रदत्त व्यवस्थापन का प्रारूप बहुत सावधानी से ठीक तरह से तैयार किया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों की स्वेच्छाचारी शक्तियों पर कुछ परिसीमाएं लगा दी जाए ताकि वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सकें। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध अपील न्यायालयों को भेजी जा सके ताकि न्यायालय उसने एक निश्चित कर सके कि अमुक अधिकारी ने अपनी स्वैच्छिक शक्ति का दुरुपयोग किया अथवा नहीं। प्रशासनिक विनियमों को संसद की जानकारी के लिए भेजा जाए। संसद में कार्यरत प्रदत्त विधायन समिति को प्रभावशाली बनाया जाए। निष्कर्ष प्रदत्त विधायन की उपयोगिता अनिवार्यता पर कोई विवाद नहीं है। केवल आवश्यकता यह है कि कार्यपालिका पर संसद का समुचित नियंत्रण रहे, जिससे प्रशासकीय अधिकारी स्वेच्छाचारी न बन जाए तथा नागरिक स्वाधीनता सुरक्षित रहे। मंत्रियों की शक्ति समिति ने स्वीकार किया था कि प्रदत्त विधि निर्माण प्रणाली के बिना काम नहीं चल सकता। वास्तव में इस प्रणाली के आलोचक भी किसी न किसी रूप में इसकी आवश्यकता स्वीकार करते हैं।